बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे अनअकैडमी के नए चैनल जिसका नाम है जस्ट 9th एंड 10th। जैसा कि इसका नाम ही बच्चों जस्ट 9th एंड 10th, इसलिए ये 9th और 10th के बच्चों को स्पेशली माइंड में रख के बनाया गया है, जहाँ उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े अपनी स्टडी के लिए। 9th और 10th से रिलेटेड हर सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई होती है, हर सब्जेक्ट के आपके डॉट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो जस्ट 9th एंड 10th क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 9th और 10th के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और इस चैनल की सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? इस चैनल की बड़ी बात यह है सॉरी कि यहाँ पे सेम क्लास में आपको क्या होता है, सेम क्लास में आपके लिए स्टडी भी कराई जाती है और सेम क्लास में आपके लिए टेस्ट भी रखे जाते हैं। तो सेम आपको क्या होता है, सेम क्लास में आपको सीखने और अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिल रहा है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 10 जो कि है ग्रेविटेशन। आज हम फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, विजुलाइज करते हैं। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन माई BSc इन हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम। मेरे पास टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों। मैंने कुछ टाइम एज अ फ्रीलांसर कोचिंग क्लासेस लिए। आप हमारे साथ बच्चों टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके उसे इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद दिया गया ये जो लिंक है, आप ये लिंक कॉपी करें। लिंक कॉपी करने के बाद हमें ज्वाइन करें। और जो बच्चे नए हैं, हाँ, मैं उनको बताना चाहूँगी फिर से कि हमारा जिन बच्चों ने अभी तक हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ फिर से कि हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ही सस्ता है। इसका कॉस्ट आपको 1 साल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़। वैसे इसका कॉस्ट अगर आप प्लान लेने जाओगे तो इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा वहाँ पे 15,000 रुपीज़। बट बच्चों, आप प्रियंका यूवी कोड, अगर आप ये प्रियंका यूवी कोड अप्लाई करते हो तो ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे क्या मिलता है? 10% का डिस्काउंट। तो बच्चों 10% का डिस्काउंट अवेल करना ना भूलें। ये डिस्काउंट अवेल करें और अपना सब्सक्रिप्शन प्लान पाए कितने में? सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़ में। और अगर आप ये सेम प्लान कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए लेते हो तो आपको इसका क्या, आपको सेम प्रियंका यूवी कोड अप्लाई करके वहाँ पर 10% का डिस्काउंट करके आपको कितने का पड़ेगा? 22,500 रुपीज़ का। जो आपको पर मंथ का सालाना पैकेज आपका पर मंथ का कितने का पड़ रहा है? पर मंथ आपका कॉस्ट पड़ रहा है 1,125 रुपीज़। अगर 2 साल के लिए लो तो आपको इसका मंथली पैक कितने का पड़ रहा है? मंथली कॉस्ट आपको 938 रुपीज़ पड़ रहा है। तो ये आपके काफ़ी बजट में है बच्चों। आप ये लेना ना भूले, ये सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर ले। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन क्या होता है अब हम वो देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया बच्चों, ये जो ग्रेविटेशन वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में हमेशा विजुलाइज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हो कि कोई भी चीज़, सपोज हम बॉल खेल रहे हैं तो क्या देखते हैं कि जब हम बॉल खेलते हैं, बॉल को गिराते हैं तो क्या वो हमेशा कहाँ गिरता है? वो नीचे की ओर गिरता है। तो ये किस कारण होता है? इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होता होगा। आप देखते होगे कोई ट्रीज वगैरह से फ्लावर भी फॉल होते हैं तो कहाँ फॉल होके कहाँ नीचे गिरते हैं। फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स भी टूट के क्या हमेशा, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था? यही ऑब्जर्व किया था ना, जब वो किसी पेड़ के नीचे एप्पल बैठा हुआ था तो देखा उसने कि एप्पल वहां से टूट के कहाँ गिरा? नीचे ही गिरा। तभी उसने सोचा, न्यूटन सर ने सोचा ना, उन्होंने सोचा कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों, ये इसके पीछे बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रूट ट्री से टूट के कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। तो न्यूटन सर ने इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया। इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं? देखिए, अब कोई भी चीज़ हमारे आसपास किसी भी ट्री वगैरह से कोई भी फ्लावर, फ्रूट्स, कुछ भी
टूट के गिरती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कोई भी चीज़ जो भी है, जो कोई भी चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरता है वो उसको अर्थ अपनी तरफ क्या कर रहा है? उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वो नीचे गिरा ना। बॉल हम खेल रहे थे, बॉल को नीचे गिरा तो कहाँ? वो नीचे की तरफ गिरा। फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स भी पेड़ से गिर के वो क्या हुआ? फ्रूट्स टूट के क्या होता है? फॉल करते हैं तो वो नीचे गिरते हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला जाता? क्यों? क्योंकि मैंने रीजन बताया यहाँ पे क्या हुआ, वो अर्थ है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स वाई जो भी कुछ अगर गिरता है तो वो कहाँ? नीचे की तरफ गिरती है। ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब यहाँ पे ग्रेविटी के कारण हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ गिरती है तो इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे कोई नहीं, सिंपल सा इसके पीछे क्या है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? ग्रेविटी है। सब ग्रेविटी के कारण होता है। तो ग्रेविटी क्या होता है? अब इसे हम क्लियर समझते हैं कि ग्रेविटी क्या है। व्हाट इज द ग्रेविटी? तो ग्रेविटी बच्चों कुछ नहीं, ग्रेविटी वो फोर्स है जो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया? क्लियर? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। अब न्यूटन सर ने क्या किया था कि न्यूटन सर ने एक लॉ इसके लिए फॉर्मुलेट किया कि ग्रेविटी को लेकर के एक लॉ दिया ना हमें। कौन सा लॉ दिया? सर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखते। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। पहले ये तो क्लियर हो गया ना कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो, समझ में आ गया? ग्रेविटी वो फोर्स है जो चीज़ों को अपनी अर्थ क्या है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो क्लियर यहाँ पे ग्रेविटी हमारा क्लियर हो गया। अब न्यूटन सर ने इसी के रिलेटेड एक लॉ फॉर्मुलेट किया था जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके ये उन्होंने इसमें क्या बताया? उन्होंने बताया, न्यूटन सर ने क्या बताया हमें? उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हर बॉडी, जैसे समझिए यूनिवर्स में जो भी हर बॉडी क्या है? हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। उनके बीच में तो क्या है, यहाँ पढ़े थे कि जब अट्रैक्ट करता है तो उसके बीच में क्या होता है? हमने पढ़ा था नहीं कि जब कोई चीज़ एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उनके बीच क्या होता है? उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दूर जाता है तो क्या होता है? उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जैसे, तो इनके बीच क्या हो गया? ये इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। सपोज कर लीजिए जैसे क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाम दे देते हैं। ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है। इनके बीच क्या है? इनके बीच है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल है वो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। आपस में अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है दोनों बॉडी या ऑब्जेक्ट के मास पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये देखिए, यहीं पे ये कॉन्सेप्ट हमारा है कि जो यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्या है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट क्या है?
दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ। वो फोर्स हमने पढ़ा था ना कि कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है तो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो मैं ये पढ़ा ना कि अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ वो ग्रेविटेशनल यहाँ पे होगा। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है जो क्या होता है, ये डिपेंड करता है बॉडी के क्या, उनके मास पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए, बॉडी का। अब यहाँ पे हमने दो बॉडी लिया था, यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है तो एक का मास हमने एम है और एम, यहाँ पे आप जैसे क्लियर मैंने इमेज में दिखा रखा है, इस बॉडी ऑब्जेक्ट का मास एम है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल है, जो फोर्स, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के मास पे। तो ये इसके हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा तो क्लियर हो गया ना कि जो प्रोडक्ट बढ़ेगा, अगर प्रोडक्ट का मास बढ़ता है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर, हमने पढ़ा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो यहाँ पे क्या है कि मास बढ़ेगा, प्रोडक्ट का मास बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब क्या करता है, अब ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है दोनों बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब ये भी देखिए दोनों बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए बॉडी से ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक कि डायरेक्ट इस क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि ये डायरेक्टली इस पे उस पर डिपेंड करता है उसकी बॉडी के मास पे। बॉडी प्रोडक्ट का मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि दोनों बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस है। और सपोज कर लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो फोर्स ऑफ यहाँ पे क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर क्या हो रहा है, अगर प्रोडक्ट का मास, जो भी हमारा प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट का मास है वो बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। अब ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस का। डिस्टेंस जैसे ये क्या है, हमारा डिस्टेंस डी है, ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। अगर दोनों बॉडी के बीच का क्या है, डिस्टेंस अगर कम होगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कम होगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, ये ज़्यादा हुआ। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या हो गया, ये उसके डिस्टेंस से क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर सपोज कीजिए हमारे बीच में जैसे यूनिवर्स में दो क्या है, दो बॉडी है हमारे पास दो बॉडी कौन सा हुआ, ए एंड बी यहाँ पे है, जिसमें बॉडी जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, उसका मास एम है, एंड बी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, उसका मास एम है। तो न्यूटन सर ने हमें क्या बताया था, न्यूटन सर ने हमें ये बताया था कि क्या है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा क्या करता है, हर बॉडी क्या होता है, जो भी बॉडी है यूनिवर्स में वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब क्या है, उसके बीच में
एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो बॉडी हमारे पास क्या थी, एक ए है और एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है। दोनों का मास क्या था, ए का मास कैपिटल एम है और बी का मास क्या है, ए मान। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। क्लियर। अब जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने भी क्या पढ़ा, स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि सब प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो क्या हो गया, एफ क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड सो inversely proportional to the square of distance, square of distance between them। तो क्या हो गया, ये फोर्स मास के क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इनवर्सली क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी हम देखना, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि फोर्स दोनों प्रोडक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और इनवर्सली क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसे आ जाएगा, एम आई टी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे देखिए बताया था, ये इस तरह से निकला। अब हमें पता है कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब हमें पता है न्यूमेरिकल्स में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए हमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हटाना पड़ेगा वहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब इस तरह से अब हम जब न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे तो ये फार्मूला तो हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे हमें ये क्या प्रोपोर्शनल साइन हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इक्वल टू में कन्वर्ट करके दिखाया। अब वो कैसे इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताती हूँ। इक्वल टू में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना तो हमें क्या होता है, वहाँ पे कॉन्स्टेंट पुट करना पड़ता है, इसका कंपल्सरी। प्रोपोर्शनल जब हटाने के लिए हमें जब इक्वल टू में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट पुट करना होगा, ये कंपलसरी है। अब कांस्टेंट पुट करना तो हमारा पक्का है। तब देखिए अब जो कांस्टेंट यहाँ पे पुट किया वो है, यहाँ पे मैंने कौन सा प्रोपोर्शनल हटा के कौन सा कांस्टेंट पुट किया, ये हमने लिया कैपिटल जी क्या है यहाँ पे जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, ये जो जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये क्या होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये कभी भी, ये जो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कभी भी स्मॉल जी नहीं लिखा जाएगा। ये जब भी होगा हमेशा कैपिटल जी में ही होगा। तो इसके लिए ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने क्लियर हो गया ना। यहाँ पे ये मैंने प्रोपोर्शनल आया तो जी की वैल्यू जी पुट किया, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या अब ये भी क्लियर हो गया कि जो जी का वैल्यू है वो जी क्या है, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये हम आते हैं, ये जी क्या है। अब ये जी क्या है, तो जी पढ़ा हमने कि जी यहाँ पे क्या है, जी एक कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ये पढ़ा हमने, इसका नाम क्या है, इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये याद रखना बच्चों, ये भी बताया मैंने, ये एक फिक्स क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जी की वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने यहाँ बताया, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 टन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। सब वैल्यू जो जी का होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। और देखिए ये इन क्या है, क्लियर हो गया ना यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी क्या है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। इसका जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इन m स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी में हमने भी पढ़ा कि वैल्यू ऑफ जी हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सपोज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में इसका वैल्यू कुछ और हो गया, अमेरिका में कुछ और हो गया, यूएस क्या कहते हैं, रशिया में कुछ अलग हो गया, ये आप कहीं भी जाओगे, अर्थ के किसी भी पोल पे चले जाओगे ना, इसका वैल्यू सेम रहेगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, इसलिए इसे यूनिवर्सल क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, क्लियर। दैट्स व्हाई इसे यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये यूनिवर्स में क्या कहते हैं, ये कहीं भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, सब फिक्स। अब हम आते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है। अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या है नीचे की तरफ गिरती है, तो वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, वहां पे सिर्फ क्या लग रहा होता, वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो ना, सिर्फ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे फ्री फॉल, क्लियर। The velocity of a freely falling body changes and is said to be accelerated। क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी की क्या है, वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी की क्या है, वेलोसिटी चेंज होती है, दैट्स व्हाई क्या कहते हैं कि वो बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड है, क्लियर हो गया। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे सपोज करो हमारे हाथ से मैंने बॉल नीचे की तरफ गिराया, ठीक है, जब बॉल नीचे की तरफ गिराया तो देखते बॉल नीचे की तरफ गिराया तो क्या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बट वो ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है ना, ग्राउंड की तरफ जब जा रहा है तो क्या देखते हो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कभी नोटिस किया है कि जब हम हाथ से बॉल को छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, चला जाता है। तो जब बॉल गिर रहा होता है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में चेंज आ गया, चेंज आ गया ना, यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो जब हमने ये पढ़ा था कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है कि वो एक्सेलरेटेड, वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे जब बॉल को हमने नीचे गिराया तो वो जब ग्राउंड की तरफ गिरा, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, बट फिर भी उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, वहाँ की उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, चेंज आ रहा था। तो चेंज आ रहा था तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो जो बॉडी, वो बॉल था, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था। अब क्लियर, आप ये समझो कि अब एक्सेलरेशन कहाँ से आया, एक्सेलरेशन ना तो हमने दिया ना आपने दिया, ना उस बॉल में क्या था पहले से उसमें प्रेजेंट था, बॉल में पहले से भी प्रेजेंट नहीं था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन आ रहा ग्रेविटी की वजह से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ना कि फ्री फॉलिंग बॉडी जो होता है उसमें वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो एक्सेलरेशन में आ जाता है। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। वही मैंने यहाँ बोला, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी चेंजेस एंड इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। दिस एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पे जी है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। इसको डिराइव करते हैं कि कैसे। अब जैसे सपोज लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि कोई बॉडी ऑब्जेक्ट, देखिए कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जी की तरफ गिर रहा है। कहाँ गिरेगा, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, ये सरफेस हो गया अर्थ का। अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है। हमें पता है ना कि दो बॉडी के बीच में क्या होता है, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है एम एम अपॉन बाई आर स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमने पढ़ा था ना, एम अपॉन बाई डी स्क्वायर। डी वहाँ पे क्या था, उनके बीच का डिस्टेंस था। तो यहाँ पे हम इसका क्या ले लेते हैं, यहाँ पे जो बॉल का, हमारा जो बॉडी है, बॉडी का क्या हो गया, बॉडी का मास हमने एम ले लिया। क्या हो गया हमारा, एम, और अर्थ का जो मास है हमने लिया एम, और फिर अर्थ का जो रेडियस है क्या हो गया, आर। यहाँ पे आप देख रहे हो। चलिए यहाँ पे मैंने जो इमेज में दिखा रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ठीक है, क्लियर हो गया। हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा था ना कि कोई भी बॉडी जब नीचे की तरफ गिरती है तो क्या होता है, दो बॉडी के बीच में क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है, दोनों बॉडी के मास डिवाइड अपॉन बाई के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो न्यूटन लॉ ऑफ हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए इक्वल टू जी यहाँ पे रेडियस। ठीक है, ऐसा क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बॉडी, जो बॉडी है वो नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी पढ़ा था ना, अभी पढ़ा हमने कि जब बॉडी नीचे गिर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन। ये हमने कहाँ से निकाला, न्यूटन के सेकंड लॉ से। ये हमने पढ़ा था कि जब बॉडी क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसमें नीचे गिर रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स क्या पड़ा था, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए दोनों फोर्स के इक्वल है, यहाँ पे दोनों फोर्स के इक्वल है, तो हम क्या करें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जी एम एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
आपको ज़्यादा ईजी होगा। मैंने यहाँ पे मास ऑफ अर्थ का, देखिए ये हमेशा ये कंफ्यूज नहीं होगा, ये बॉडी का मास हम स्मॉल ए में लेंगे और अर्थ का कैपिटल ए। तो यहाँ पे हम जब फोर्स दोनों का इक्वल है तो हम इसे इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो एम एम यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हुआ, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हुआ, जी हुआ ना, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी अभी हमने पढ़ा था। क्योंकि क्यों यहाँ पे एक्सेलरेशन किसी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बॉडी, तो हम एक्स्ट्रा कोई कुछ ना बॉडी के अंदर ना कहीं कुछ फोर्स लग रहा है, दैट्स वाई वो बॉडी पे एक्सेलरेशन कहाँ से, ग्रेविटी की वजह से उस पर प्रोड्यूस हो रहा है ना। और हम ग्रेविटी क्या करते हैं, ग्रेविटी को हम कैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिनोट करते थे, यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, पढ़ा था ना, जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, ए को हम जी से चेंज कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे, जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे किसी भी प्लैनेट का हम क्या है, किसी भी प्लैनेट का हम ग्रेविटी निकाल सकते हैं, वहाँ पे उसका मास का वैल्यू पुट करके हम उसका क्या कर सकते हैं, उसकी ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है अर्थ की ग्रेविटी, आपको मैंने निकाल के दिखाया था। ये फार्मूला हमारा हो गया, क्या था, जी टू एम बाई आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जी यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होता है, वो कांस्टेंट, ये वैल्यू सेम रहता है, हमने पढ़ा था ना कि वो वैल्यू सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, ये कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। तो देखिए इसका वैल्यू क्या है, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। यहाँ पे अर्थ का मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24 के जी। अब रेडियस का है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। वैल्यू पुट कर दिया हमने, वैल्यू पुट किया तो आपको यहाँ निकल गया, ये क्या निकला हमारा, अर्थ की ग्रेविटी निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि सिंपल अगर आप जी को एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करो तो क्या होता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्री फॉलिंग बॉडी। क्लियर हो गया, जो फ्री फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे ही हम जी कहते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर कॉन्सेप्ट। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है जी एम ऑन आर स्क्वायर, ये फार्मूला पे ये इसका फार्मूला होता है। सब क्लियर। और वैल्यू ऑफ क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी हुई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम आते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, a continuous force acting on an object which is moving in a circular path। तो कंटिन्यूस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसको सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है उस पर कंटिन्यूस जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसे जैसे सपोज हम एक एग्जांपल की थ्रू समझते हैं, जैसे देखो एक ये राउंड सर्कल है, इसमें क्या है, ठीक है, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है सर्कल में, ये देखिए
ये सर्कल में घूम रहा है और क्या है, ये एक रस्सी से बंधी हुई है। क्लियर? ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कल पे घूम रहा है और एक रस्सी से बंधी हुई है। तो जब ये घूमता रहेगा तो क्या है, घूमता रहता है तो क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मूव करता रहे तो हर डायरेक्शन में क्या है, इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे भी देखिए, जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा इसका डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा फिर इसका डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसका क्या है कि इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारी, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है। अब ये वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है, इसके लिए मीन्स हमें क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी अपने आप तो चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं से जो फोर्स लग रहा है। तो जो बिना फोर्स के वेलोसिटी चेंज तो होता है नहीं, ये हमने पढ़ा था। तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किधर लग रहा है, वो फोर्स यहाँ सेंटर की तरफ लग रहा है, लग रहा है। तो ये जो यहाँ पे है वो फोर्स किधर लग रहा है, वो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स कंटिन्यू लगता रहता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये फोर्स कंटिन्यू लगता रहेगा, दैट्स वाई वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता रहेगा। ये रीजन है कि मून हमेशा अर्थ के अराउंड क्या है, उसका मूव करता रहता है, क्योंकि इसके अर्थ के सेंटर की तरफ क्या है, हमेशा वो फोर्स कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, दैट्स वाई सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ही। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सर्कल में मूव करता है। अब हम आते हैं कुछ हमारे मास और वेट के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर हमारा ग्रेविटेशन का कंप्लीट, वहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मास और वेट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मास क्या है, मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। क्या है मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, मास ये डिफाइन करता है। सिंपली समझ गए, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है वो मास कहलाएगा। बट वेट क्या होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है जिससे क्या है, अर्थ चीजों को अपनी तरफ पुल या अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अपनी तरफ खींचती है, वो अट्रैक्ट। ठीक है, यही क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो क्लियर हो गया ना, मास क्या हुआ, मास किसी भी क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है वो मास कहलाएगा। बट वेट, वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ चीजों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेट क्या है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। The mass of an object is always constant as it depends upon the inertia of object. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट होता है। ये डिपेंड करता है किसके, ऑब्जेक्ट के इनर्शिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो कि एक कॉटन लिया, एक कॉटन बॉल्स है। ठीक है, एक स्टोन है। हवा चलने पे क्या होता है, हवा चलने पे हम देखते हैं कॉटन बॉल्स क्या है, उड़ जाता है, बट स्टोन नहीं हिलता। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसका मास इनर्शिया, इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पोजीशन में था। बट वो इनर्शिया उसमें क्या है, मास कम हुआ, दैट्स वाई वो नहीं उड़ा, स्टोन का हैवी था, दैट्स वाई वो रह गया। इट्स क्लियर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कांस्टेंट एज इट डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। बट द मास, the weight of an object can vary at different location because of changing gravitational force of the earth. ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट डिफरेंट लोकेशन पर चेंज होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर।
अब जैसे अब इससे आप समझ लो कि जैसे अर्थ अर्थ पे किसी और क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट अलग होगा, और यही सेम आप मार्स पे जाओगे या आप मून पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, अलग होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चेंज के कारण क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन पे और जो भी बॉडी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वेरी कर सकता है, बट मास सेम रहेगा। मास कैन नेवर बी जीरो, बट वेट कैन बी जीरो एट प्लेसेस देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है, जीरो हो सकता है जहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स ना हो। अब देखिए मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, मास को हम डिनोट करेंगे एम से, और वेट को कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। क्लियर? मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, और वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। देखिए अब क्या है, हमने पढ़ा था मास क्या है, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। हमने भी पढ़ा था ना, वेट एक फोर्स है जो अर्थ क्या करता है, अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसकी वजह से। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटू जी, यहाँ पे एम क्या हुआ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या हुआ, ये यहाँ पे जी क्या है, ये हमने पढ़ा था ना, फिर इंटू ए, यहाँ पे ए क्या हुआ, ये इसे हम जीवी का, तभी मैंने हमने पिछले क्विज उसमें इसमें फ्री फॉर्म में उसमें हमने ये डिराइव किया था जी का एक की एक्सलेशन को, क्या यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम जी से भी डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, एफ टू एम जी। इसी तरह हम फोर्स को लिख सकते हैं कि डब्ल्यू भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, यूनिट क्लियर होगी। अब आते हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम क्लियर कर लेते हैं। आपके भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत सॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो बच्चों ना टाइम स्टार्ट फॉर द क्विज सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 टाइम्स ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून विल बी, में यहाँ पे जी मून पे जी का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, ऑप्शन ए सेम एज अर्थ, 1/5 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ एंड 1/4 ऑफ अर्थ। क्या होगा, आंसर बताओ। वहाँ पे मून पे कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा। हमें मून का मास दिया हुआ है, डायमीटर हमें पता है, तो यहाँ पे आंसर होगा सेम एज अर्थ, क्योंकि हमने पढ़ा था कैपिटल जी, हमने पढ़ा था ना, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, दैट्स व्हाई उसे यूनिवर्सली कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया फर्स्ट, सेम एज अर्थ। Our next question is, the earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. The earth attracts the moon with the, ऑप्शन ए हमारा more than that of moon, same as moon, less than moon and none। अब बताइए। देखिए क्या होता है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, अर्थ एंड मून क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट क्या है यहाँ पे मास डिफरेंस है ना, मास डिफरेंस है, तो क्या होगा, अर्थ क्या होगा, मून को अपनी तरफ खींचेगा, बट दे हैव ग्रेविटेशनल, क्या है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की, उनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है ना, जिसकी वजह से वो आपस में उसको क्या कर रहे हैं, वो अर्थ मून को खींच रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आप इसे एक एग्जांपल की, इसे हम एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एम, एन एम क्या हुआ, एम हुआ मून का मास,
और ये एम हुआ, क्या हो गया, ये अर्थ का मास हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया आर। क्लियर। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला हमने क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ का होगा क्या होगा, जी एम एम आर। जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ किस पे, मून पे लगा रही है, ये इसका क्या हो गया, ये अर्थ का हो गया। अब यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके, जो मून किस पे लगा रहा है, अर्थ पे लगा रहा है, वो क्या होगा, जी मून का क्या लिया था मास हमने, एम एम आर। अब यहाँ पे क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है मून को, किससे, सेम फोर्स के साथ कर रहा है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर दोनों का वैल्यू निकालते हो तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी। क्लियर। और थर्ड क्वेश्चन इज, two particles are placed at some distance. If the mass of each double distance remains unchanged, the value of gravitational force between them will be 1 by 4 times या half times या unchanged। सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये पढ़ा था सेम फार्मूला, F इक्वल टू जी, टू पार्टिकल्स, सपोज कीजिए दो पार्टिकल, उसका वेट m1 एंड m2 ले लेते हैं, दो पार्टिकल, एंड डिस्टेंस क्या, r स्क्वायर। क्लियर। जी तो कांस्टेंट है, एम क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ ईच इज डबल। तो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2, इनका मास सपोज पहले m था, अब क्या हो गया 2m हो गया, और इनका क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यही क्या किया, इफ द मास ऑफ ईच इज डबल्ड, अब इसने क्या किया, हर चीज डबल कर दी। क्लियर है ना, m1 m2 हमने लिया, दो पार्टिकल्स लिए, यहाँ पे हमने फिर उसके मास को डबल कर दिया। इच क्या हो गया, इफ द मास ऑफ ईच इज डबल, यहाँ पे तो जो मास हो गया डबल हो गया, तो ये जो भी है हमारे 4 टाइम्स इक्वल आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Our fourth question is, why holding a stone tied with a string in a horizontal circular path is shown. If the string breaks, the stone will move along a straight line towards the center of circular path, will move along a straight line tangential to the circular path, will move along a straight line perpendicular to the circular path away from the point, will continue to move in the circular path। तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए जब सर्कुलर मोशन में आप देखते हैं कि ये जब सर्कुलर मोशन में यहाँ पे क्या है, वो स्टोन को ये घुमा रहा है, तो क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉइंट पे क्या है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, वो हमेशा क्या होगा, पॉइंट के टेंजेंट रहेगा। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन जो सर्कल के पाथ से क्या होता है उसको टच करके निकलता है, उसको बोलते हैं। इसे क्लियर। तो बॉल ये स्टोन जब घुमा रहा है तो इसको टच करके निकल रहा है, ठीक है। तो जब देखिए सॉरी, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन, यहाँ पे जब स्ट्रिंग ये जो रस्सी टूटेगी तो क्या होता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, स्टोन पे लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण क्या होगा, वहां पे जब रस्सी टूट गई तो वो वहां पे क्या हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट्स व्हाई क्या हो गया,
विल क्या होगा, it will move along a straight line tangential to the circular path. is that clear? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? So our next question is, if a ball is thrown up, the value of g will be, अभी बताइए, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेग्लिजिबल। क्या होगा जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या नेग्लिजिबल होगा? अब इसे देखते हैं। देखिए, जब बॉल को क्या है, बॉल को जब फेंका वर्टिकली, क्या ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है। तो और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वो बॉल क्या हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था। अब देखते हैं कि हमने ये पढ़ा था v इक्वल टू u प्लस एटी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन जो यहाँ पे हो रहा है बॉल में, वो किसी वजह से ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, जैसे हम जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे तो बॉल वर्टिकली क्या फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, उस जाके वो रुक गई। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। भी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, हमारा कोई पॉइंट कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ये जी का वैल्यू नहीं आएगा, निगेटिव, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, ध्यान है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे 0 है, क्योंकि वो ऊपर एक जाके हाइट पे, कहीं एक हाइट पे जाके क्या हुआ होगा, एक मैक्सिमम हाइट पे जाने पर रुक गया होगा, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई थी। तो क्लियर, द आंसर इज सी, नेगेटिव। द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेस द टाइड्स मोशन ऑफ मून, नन, बोथ ए एंड बी। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, टाइड्स मोशन ऑफ मून, या नन, या बोथ ए एंड बी? क्या होगा बच्चों, आंसर इज फर्स्ट, टाइड्स। इसके कारण होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है, याद रखिएगा। Our next question is, the distance between two bodies becomes 6 times more than the usual distance. If becomes 6 times, 6 times, 12 times या 1/30 times. हमने एक क्वेश्चन इसी पे हमने सॉल्व किया है ना, the distance between two bodies becomes 6 times more than the usual distance. फोर्स क्या हो जाएगा, 36 टाइम्स ज़्यादा होगा, 6 टाइम्स होगा, 12 टाइम्स या 1/30। अब इसे देखते हैं। एक टू हमने यहाँ पे जी, दो बॉडी हम ले लेते हैं, दो बॉडी हमारी m1 एंड m2 है। क्लियर भाई, क्या होता है, आर स्क्वायर, डिस्टेंस उसके बीच का, ये तो कांस्टेंट रहा। अब यहाँ पे हमें क्या है, बॉडी का मास नहीं दिया हुआ है, बट क्या है, बिकम 6 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस। बट क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 6 टाइम ज़्यादा हो गया।
2 6, ये हो गया, क्या हो गया जी, m1 m2 36 r स्क्वायर हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने टाइम, अब ये आप 1/36 टाइम्स होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, आंसर इज डी। The atmosphere around Earth is held by winds, gravity, intermolecular force या all of them। इसके कारण होता है। Atmosphere around Earth is held by so winds, gravity, intermolecular force या all of the above। अब देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, वो एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, एक गैस का मिक्सचर है। बहुत सारे गैसों से मिलकर एटमॉस्फेयर हमारा बना है ना, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है। अब क्या ये एक जगह पे क्या है, हमें पता है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे किसके कारण है, क्योंकि अर्थ अब किसी वो क्या है, ग्रेविटी के कारण, उस पर एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, पढ़ा है, अर्थ उसको अपनी ग्रेविटी क्या है खींच रही है। दैट्स वाई क्या है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी यूनिवर्स में, वो अपनी जगह पे है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स आंसर इज बी। Our next question, the factor on which the orbital velocity is dependent when the satellite is orbiting close to mass of Earth, mass of satellite, orbital radius of Earth। फैक्टर की वजह से सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर रेडियस ऑफ। इसलिए बच्चों बस इतना ही हमारा ग्रेविटी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं एक लेके आऊँगी क्लास आपके लिए जिसमें मोशन क्या हुआ, मोशन, फोर्स और ग्रेविटी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता है आप लोगों को क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं एक क्लास इसके लिए स्पेशली लेके आऊँगी जहाँ पे जो भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमारा वो वहाँ पे अगर स्किप हो गया है तो वो एक एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम क्लियर समझेंगे। और बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। न्यूमेरिकल हम करेंगे, जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करते ना, हमें वो कॉन्सेप्ट हमारे क्या होता है, हमारे माइंड में कैप्चर नहीं होगा। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सो डेट नेक्स्ट क्लास नहीं, एक मैं लेके आती हूँ इस वीक, उसके बाद हम उस दिन अच्छे से डिस्कस करते हैं। आपको उस पर न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगी सो डेट आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा समझना। तो हमारा चैप्टर आज का यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाके हमारा अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें बच्चों। वहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद क्या है, आप वहाँ पे अपने गोल के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना गोल सेट कीजिए। जिस किसी के जो बच्चे स्कूल में या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना गोल सेट वहाँ पे कीजिए। गोल सेट करने के बाद क्या कीजिएगा, आप हमें सब्सक्राइब करें, वहाँ पे टाइप करें और बच्चों वहाँ पे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको क्या मिलेंगी, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सो दैट और भी बच्चे इस चैनल के बारे में जान सकें और वो भी यहाँ पे अपना उस चैनल का बेनिफिट उठा सके बच्चों। बाय, टेक केयर बच्चों।